हम देखते हैं आगत ध्वनि। आ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा की ध्वनि को लिखने में किया जाता है। जैसे आ तथा ओ के बीच की ध्वनि है, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज, ये जो ध्वनि है ये आ और ओ के बीच की ध्वनि है ना। जैसे अपन डॉक्टर भी नहीं बोलते हैं और डॉक्टर भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डॉक्टर, है ना। बॉल, कॉलेज, इस तरीके से। इस तरह से शब्दों में आ का प्रयोग नहीं करने पर कई बार शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे बॉल, गेंद, बाल मीन्स बच्चा, हॉल मीन्स कमरा होता है, हाल मीन्स तबीयत। और क्या हाल अपन बोलते हैं ना, क्या हाल चाल है, तो हाल चाल मतलब तबीयत पूछने का, हाल मतलब तबीयत, क्या हाल है। और हॉल मीन्स क्या होता है? कमरा। इसी तरीके से बॉल मीन्स गेंद को बोलते हैं, और अपन बोलते हैं ना बाल बच्चे बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो इस तरीके से ओ के प्रयोग नहीं करने में बहुत सारे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर क्या है? कॉफी किसको बोलते हैं? पेय पदार्थ है ना, कॉफी अपन पीते हैं वो। और कभी बोलते हैं काफी मतलब पर्याप्त। ये इसका महत्व बताया गया है इसमें। ये अर्धचंद्राकार, इसको क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार, इसको बोलते हैं आगत ध्वनि। ठीक है। नेक्स्ट है व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वाणी की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में मुख से हवा अवरोध रुकावट के साथ बाहर निकलती है। इनकी मूल संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजन और विकसित व्यंजन मिलाकर इनकी संख्या 39 है। व्यंजन वे होते हैं जिनमें स्वरों की सहायता ली जाती है ना, जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वर कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 33। नेक्स्ट है, अब व्यंजन के भेद देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब इनका डिटेल पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे वर्णमाला के क से लगाकर म तक के व्यंजन ही इसी श्रेणी में आते हैं। इनके 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम उसके प्रथम अक्षर के नाम पर रखा गया है। वर्ग का 5वां वर्ण पंचम वर्ण या पंचमा अक्षर या पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे ये क वर्ग है, क ख ग गण, च वर्ग है, च छ जण, ट वर्ग है, ट ठ डण, त वर्ग त थ ध न, प वर्ग प फ ब म। मीन्स ये क से लगाकर अनंत तक के क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर मैंने बोला कि क वर्ग, तो ये क वर्ग में सारे आ गए। मैंने बोला च वर्ग, तो च वर्ग में सारे आ गए। ठीक, इस तरीके से। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है। इनकी संख्या है 4। जैसे य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, जो अंत से अंदर से निकलते हैं और इनका उच्चारण करते समय हवा जो है, जिह्वा है, वो पूरी तरह से मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है ना। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिससे गर्मी उत्पन्न। जैसे इनकी संख्या कितनी है? 4। श, स, श, 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 ह, इसको बोलते हैं श, श, स और ह। श, श, स और ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन, जो रगड़ खाकर बाहर निकलते हैं। उसके बाद में आओ करें सेवन। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। वर्ण के कितने भेद होते हैं? ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है पूरा, तो आप अपनी बुक में देख के इनको पढ़िएगा और टिक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में आओ करें 8। इसमें भी निम्नलिखित प्रश्नों के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये भी मैंने टिक कर दिया है, तो आप देखकर अपनी बुक में टिक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद में आओ करें 9 में भी शब्दों का मिलान करना है। फिर है आओ करें 10। निम्नलिखित वाक्यों में गलत आगत शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें रेखांकित कर उनका शुद्ध आगत रूप लिखिए। वह कुर्सी पर बैठकर काफी पी रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा? कॉफी, है ना। ये अर्धचंद्राकार लग जाएगा। आज सुबह मैंने आपको कॉल किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉल किया था। क्रिकेट की बॉल लाल रंग की भी होती है, तो बॉल हो जाएगा यहाँ पे। विद्यालय का मीटिंग हॉल बहुत बड़ा है, तो हॉल हो जाएगा। आजकल लोग सामान खरीदने मॉल में जाते हैं, मतलब मॉल में जाते हैं। ठीक, तो ये भी आपको मिलान करना है अपनी बुक में, और ये भी आपको लिखना है। उसके बाद में है वाद विवाद लेखन। आप जानते हैं वाद विवाद क्या चीज होती है? जब दिए गए विषय के पक्ष या विपक्ष में विचार प्रस्तुत किया जाता है, तो वो वाद विवाद कहलाता है ना।
पक्ष या विपक्ष में बोलना, जो भी टॉपिक दिया जाता है उसके कुछ बच्चे पक्ष में बोलते हैं, कुछ विपक्ष में बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता, है ना। तो अपने गुल्ली डंडा जो चैप्टर पढ़ा उसमें लेखक और गया के बीच में भी वाद विवाद होता है। तो क्या आप जानते हैं कि वाद विवाद साहित्य में एक विधा है। इसमें दो पक्ष किसी मुद्दे के समर्थन और विरोध में अपना मत प्रस्तुत करते हैं। क्या आपने कभी वाद विवाद किया है अथवा उसमें हिस्सा लिया है? क्या आपको पता है कि वाद विवाद भी एक कला है? इस पार्ट में वाद विवाद लेखक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये एक औपचारिक विधा होती है, इसके बारे में कुल मिला के ये वाद विवाद जो है किसी भी टॉपिक के विषय में पक्ष और विपक्ष में बोलना। तो इसकी क्या क्या विशेषता होती है? इसमें दो प्रतिभागी होते हैं, है ना, जो एक पक्ष में बोलता है और दूसरा विपक्ष में बोलता है। ठीक, दूसरा क्या होता है, वाद विवाद अपने पक्ष में उचित तर्क का समर्थन करते हुए बोलता है, जिसे सुनकर श्रोता प्रभावित हो जाता है। तीसरा है, वाद विवाद में भाषण की ही भांति सभा को संबोधित करना होता है, न कि अपने प्रतियोगी को, लेकिन आवश्यकता अनुसार वक्ता अपने प्रतिभागी को भी संबोधित करता है, जैसे मैं जानना चाहूंगा, इस तरीके से। वाद विवाद में किसी भी प्रतिभागी की व्यक्तिगत रूप से निंदा नहीं करनी होती है। ठीक है, ऐसा किसी को पर्सनल अलग से ये नहीं करना होता है, उसकी कोई निंदा नहीं करनी होती है, जो टॉपिक है उसके बारे में बताया जाता है। वाद विवाद में वक्ता आकर्षक, प्रभावशाली व रोचक भाषा का प्रयोग करता है। ठीक, तो ये इसकी विशेषता है। और वाद विवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है? सर्वप्रथम दिए गए विषय संबंधित पक्ष या विपक्ष का चुनाव करते हुए मुख्य बिंदुओं को लिख लेना चाहिए। उसके बाद में वाद विवाद के विषय को महत्वपूर्ण तथ्यों तथा प्रमाणों के साथ लिखना चाहिए। वाद विवाद में अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न विचारों व मतों का क्रमवार लिखा जाना चाहिए। वाद विवाद में सरल, सहज, अवसरानुकूल एवं शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न तर्कों, मजबूत तथ्यों को अपने साथ में करना चाहिए। ये सब आप अपने बुक में देखकर पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, आओ मिलकर दीप जलाएं। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।